हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटी सी प्यारी सी और बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट विच इज ऑल अबाउट बेनामी ट्रांजैक्शंस। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। As I told you, an interesting act. सबसे पहले तो इसका रूट कॉज क्या है, ये एक्ट क्या है, ये एक्ट किस बारे में है, कब आई, कैसे आई, क्यों आई, क्या करती है, वी नीड टू नो एवरीथिंग। बट सबसे पहला इसका रूट कॉज क्या है, इज करप्शन। वी ऑल नो कि हमारी कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है, राइट। एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर, हर जगह आपको करप्शन दिख जाएगा। और आज से अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो ये करप्शन और भी बुरी तरीके से फैला हुआ था। करप्शन से जनरेट होता है ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी छुपाना मुश्किल होता है जैसे व्हाइट मनी कमाना मुश्किल होता है, राइट। सो व्हाइट मनी आपके लिए कमाना मुश्किल और ब्लैक मनी होता है छुपाना मुश्किल। इसको कैसे छुपाया जाए, इसके हम इंडियंस ने बहुत जुगाड़ निकाले हुए हैं, राइट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक एक करके उस जुगाड़ को रूल आउट कर रही है कि आपने जितने तरीके निकाले हैं उन सब पे हम लॉज क्रिएट कर देंगे, उन सब पे हम बैरियर्स क्रिएट कर देंगे, कानून लगा देंगे कि ऐसा करना मना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन, आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो दिस इज वन सच एक्ट विच रिलेट्स टू वन सच प्रोहिबिशन। We are talking about Benami transactions. Benami, that means without a name, right? Name itself says Benami, without a name. ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं मैम जो बिना किसी नाम के होते हैं? बिना किसी नाम के हम कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ओरिजिनली एवरीवन हैड दिस आइडिया और हैड दिस नोशन कि ये जो एक्ट है इट इज ऑल अबाउट द रियल स्टेट सेक्टर। दैट मीन्स हम सिर्फ घर, इमूवेबल प्रॉपर्टी की इस एक्ट में बात करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एक्ट में आप जिन एसेट्स की बात करते हो वो सारे के सारे एसेट्स है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ताकि हर एक बच्चे को, हर एक पर्सन को जिसको बेनामी का भी नहीं पता है, उसको भी ये एक्ट ऐसे समझ में आए जैसे सालों से वो इस एक्ट से फेमिलियर हो। सो बेनामी ट्रांजैक्शंस, कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिना किसी नाम का हो। बिना किसी नाम का हो मतलब मेरा पैसा है, आई हैव जनरेटेड सर्टेन मनी, मेरे अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं और मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। मैंने वो 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख की रुपए की एक कार खरीद ली। इज दिस अ बेनामी ट्रांजैक्शन? मैम जो फंड्स आपने दिए हैं दे आर नोन सोर्सेज ऑफ फंड। वो 5 लाख रुपए मैंने जॉब की थी कहीं, मेरी सैलरी के डिपॉजिट्स मतलब जमा होते होते आया था, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में जो 5 लाख रुपए डिपॉजिटेड थे दे आर नोन सोर्सेज ऑफ फंड। वो कहां से आए थे, वो मेरी सैलरी से आए थे। इस 5 लाख रुपए से मैंने ये कार खरीदी। इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये ट्रांजैक्शन, दैट इज जो हमने पे किया 5 लाख रुपीस, ठीक है। और एक ये कार, डज इट लुक लाइक अ कार, बट इट इज अ कार। हम प्रिज्यूम करेंगे कि यह कार है, ठीक है। तो ये कार, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। और ये जो मैंने परचेज किया ये ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शन है। ये बेनामी नहीं है, ये बेनामी नहीं है। क्यों? कौन खरीद रहा है? मैं खरीद रही हूं। गाड़ी किसके नाम पे खरीदी? मेरे नाम पे खरीदी। गाड़ी का पैसा किसने दिया? मैंने दिया। गाड़ी का पैसा कहां से दिया? अरे मैंने सैलरी से पैसे जोड़ के रखे थे, वहां से दिया। कितने सवाल कर रहे हो आप? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सारी चीजें नोन है, ये सारी चीजें ओपन है। हम छुपाने की जरूरत ही क्या है?
इट इज व्हाइट मनी, मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ मनी ही नहीं है, मैं क्या यहां से मिला, ये मुझे खरीदना, मैंने खरीद लिया। ऐसे नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले लोग होते हैं और गवर्नमेंट बोलती है आपको ऐसे ही रहना है। वो जो जुगाड़ू टेढ़े लोग होते हैं ना, उनको रूल आउट करना चाहती है, उनके सारे रास्ते बंद करना चाहती है। वो कैसे रास्ते खुलते हैं? ये 5 लाख रुपए मैंने दिए, ये 5 लाख रुपए आए कहां से? मैंने कैश में दे दिए डीलर को और मैंने बोला ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, आप 2 व्हीलर खरीद सकते हो कैश में, कार कैश में खरीदना इज नॉट दैट इजी, फिर भी मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और मैंने 5 लाख रुपए से कैश में देके ये कार ऑब्टेन की। ठीक है, या अगर मान लीजिए इट इज नॉट इवन दैट इजी, तो मैंने क्या किया, ये 5 लाख रुपए दिए, मेरे ऑफिस में कोई एक एम्प्लॉय है जो काम करता है, ठीक है, तो मैंने ये 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाले और उसने ये कार खरीद ली। ठीक है, उसने ये कार खरीद ली। क्या ये कार वो खुद रखेगा? मैंने गिफ्ट तो नहीं की है, ये कार मैंने उसको गिफ्ट तो नहीं की है। मेरे पास 5 लाख रुपए थे विच इज ब्लैक मनी। ठीक है, विच इज ब्लैक मनी, मतलब मुझे कहीं से साफ साफ नहीं मिले, मैंने किसी की फाइल ऐसे करी कुछ किया या फर्जी साइन किया या कहीं कुछ किया और मैंने उससे 5 लाख रुपए एज ब्राइब लिया। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड आई एम गोइंग टू से दिस, राइट। सो मैंने उससे 5 लाख रुपए लिया। अब 5 लाख रुपए ये जो मैंने लिया, आई कैन नॉट कॉल इट एज व्हाइट मनी, सो इट इज ब्लैक मनी, इट इज अनअकाउंटेड मनी विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन माई इनकम टैक्स रिटर्न। मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में ये 5 लाख रुपए मैंने नहीं दिखाए हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम। ये 5 लाख रुपए मैंने डाल दिए अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में और उसको बोला आप अपने नाम पे कार खरीद लो, आप अपने नाम पे कार खरीद लो। उसने कार खरीद ली, वो भी बड़ा खुश हुआ कि आज मैम कितनी मेहरबान है, मुझे कार दिला दी। मैंने कहा नहीं बेटा, ये कार आपके लिए नहीं है, आई एम गोइंग टू यूज दिस कार, ये कार मेरी ही है, बस आपके नाम पे है, बस आपके नाम पे है। अब देखो इससे हुआ क्या, मुझे कार चाहिए थी, मुझे कार मिल गई, वो मैं 5 लाख रुपए घर पे लेके बैठ के क्या करती? तो मैंने क्या कर दिया, कार अपना मैं यूज कर रही हूँ, मस्ती अच्छे से हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आके मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगी, ये कार तो मेरी एम्प्लॉय की है, वो कल यहाँ पे छोड़ के चली गई थी, देखिए ये पेपर्स भी उसी के हैं। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाएगा मेरे एम्प्लॉय के पास और एम्प्लॉय से पूछेगा ठीक है 5 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छी बात है, आपकी जो सैलरी है वो 8,000 रुपए महीना है और आप 5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, कैसे? लोन तो आपने कोई लिया नहीं है। बोले कि ये पैसे आए कहां से आपके अकाउंट में? तो ये जो ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन व्हिच डज नॉट हैव अ नेम। ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर की आपने, ये बेनामी प्रॉपर्टी है। मैम अब आप बोलोगे कि मैम इसमें नाम तो है, ये नाम उस पर्सन का है जो एक्चुअली इसका फायदा नहीं उठा रहा है। कंपनी लॉ में कहीं ना कहीं there's a concept called as beneficial owner, this can be closely related to that concept but we'll not go into that, ठीक है। बट जिसको beneficial owner बहुत अच्छे से समझ में आता है वो इससे जरूर रिलेट कर पाएगा। सो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट बेनामी ट्रांजैक्शन इज, व्हाट बेनामी प्रॉपर्टी इज, हर एक चीज अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट हमको ये बोल रही है आपका पैसा है, आपका पैसा नोन सोर्सेज ऑफ फंड होना चाहिए, मतलब कहां से ये पैसा आ रहा है ये आप जस्टिफाई कर पाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपने लिए खरीद रहे हैं, अपने नाम पे खरीदिए, आप किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। आप किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं तो वो क्या हो जाएगी, बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी, पैसे देने वाला कोई और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे। यहां पे भी क्या था, देने वाली मैं थी, पैसे ये मेरे लगे और ये प्रॉपर्टी मेरी एम्प्लॉय के नाम पे थी, तो देने वाला कंसीडरेशन कोई और रजिस्टर्ड पर्सन कोई और, ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बट हमारे इंडिया में तो ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, ठीक है, इट यूजुअली हैपन्स। अगर हम सिचुएशन देखें तो आज के टाइम में तो ऐसी सिचुएशन है कि हस्बैंड अगर पूछे कि डार्लिंग कहो तो तुम्हारा नाम हाथ पे लिखवा लूं, दिल पे लिखवा लूं, तो वाइफ क्या बोलती है, अरे अगर सच्चा प्यार है तो हाथ और दिल छोड़ो, सीधे प्रॉपर्टी के पेपर पे लिखवा दो।
तो आजकल क्या है, ऐसी सिचुएशन है, प्रॉपर्टी। अब हस्बैंड ने सोचा कि चलो प्रॉपर्टी हम वाइफ के नाम पे खरीदते हैं, तो हमारे पास क्या है, घर में बीवी है, बाहर सरकार है। अब घर की सरकार की सुने कि बाहर की सरकार की सुने, और इस सारी सरकार की सुनने के चक्कर में हम बेकार हो जाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेनी है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है, और वाइफ के नाम पे बोलनी है, ऐसी घर की गवर्नमेंट बोल रही है। तो गवर्नमेंट को भी ये पता है कि घर की गवर्नमेंट से जीतना मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशंस डाले हुए हैं। पैसा आपका है, पैसा आपका है, आप बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हो। पैसा बीवी का है, बीवी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी लेना चाहे तब तो डेफिनेटली ले सकती है, राइट? So there are exceptions also, exceptions of wife, that is your spouse, exceptions of your siblings, exceptions of your lineal ascendant and descendant. अभी सब चीज हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। As of now, what I'm trying to tell you is कि अगर आप कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन करोगे, that means there is a different source of income and accounted or moved to a different place in the different name, तो ये अलाउड नहीं होगा। और अगर आप ऐसे कोई बेनामी ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई बेनामी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, पहली बात तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। दूसरी बात, अगर आपने ये गाड़ी ले ली इस सिचुएशन में, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट इस कार को सीज कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है। वो इस कार को उठा के ले जाएंगे। आप बोलो कि मैम ऐसे कैसे ले जाएंगे, मेरी कार है। तो आप बता दो कि इस कार के पैसे कहां से आए। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो, दैट मीन्स ये वो अनअकाउंटेड ब्लैक मनी है, राइट? उससे जनरेट हुआ है, तो आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगी। फिलहाल हम आते हैं इस एक्ट के वेरी बेसिक्स पे। ये जो हमारी एक्ट है इज डिवाइडेड इनटू 8 चैप्टर्स और हमारे टोटल 72 सेक्शंस हैं। काफी सारी बातें सारे सेक्शंस कहते हैं, पर पहले ये एक्ट ऐसी नहीं हुआ करती थी। ओरिजिनली जब ये एक्ट आई थी, दैट इज 1988, विद वेरी फ्यू सेक्शंस एंड वेरी लिमिटेड पावर्स, तो इस एक्ट में कोई भी दमदशा नहीं थी, राइट? एकदम भी वीक एक्ट with not at all granting any powers, anything। तो ये एक्ट बस ऐसे ही ठंडी 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 पड़ी रहती थी। 2011 में अमेंडमेंट आया एंड मेजर अमेंडमेंट इन 2016 where actually this act gained momentum। ये एक्ट तब आई पिक्चर में, तब आई फोर्स में, और तब इस एक्ट ने लोगों को डराना शुरू किया। तब समझ में आया लोगों को, और पूरा एक काइंड ऑफ रिवोल्यूशन चला था कि अरे यार ये प्रॉपर्टी, लोग क्या करते थे, इनफैक्ट ये तक चीजें होती थी कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पैसे से ये लैंड खरीदना है, पर मैं अगर अपने नाम से खरीदूंगी तो क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स में इधर उधर सब जगह पता चल जाएगा, फिर पैसे कहां से आए, मैं कैसे बताऊंगी, क्या करूंगी। तो हमने क्या किया, कोई भी एक फेक नाम लगवा दिया। लोग अकाउंट खोलते थे, एफडी बनवा देते थे, आरडी खुलवा देते थे, सब फेक नाम, सुषमा देवी, रमा देवी, ये वो कुछ भी ऐसे लिख के। बिकॉज पहले क्या होता था, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए होते थे, सब चीजें नहीं होती थी, तो सब काम हो जाता था। एंड यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, कोई पूछने वाला नहीं है। पर अब इस एक्ट के आने के बाद लोग इससे थोड़ा सा रिफ्रेन कर रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फिस्केशन हुए, बहुत सारी इंक्वायरीज हुई, चलती रहती हैं। एक्ट जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी तो आप देखोगे कि इस एक्ट में कितनी सारी पावर्स दी गई हैं, कितने सारे अथॉरिटीज को, ठीक है? ये आपकी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट से क्लोजली रिलेटेड है, तो अथॉरिटीज भी आपकी कॉमन है, बोर्ड भी आपका कॉमन है, विच वी विल इवेंचुअली डिस्कवर। ये एक्ट आपकी आई थी 5 सितंबर को, 5 सितंबर 1988। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, बट ये एक्ट कुछ खास काम में नहीं आई, राइट? ये एक्ट 2 बार अमेंड हुई, 2011 एंड 2016। 2016 इज द मेजर वन, एंड 1 नवंबर 2016 से, जब से ये हमारी अमेंडमेंट एक्ट 2016 आई, तब से ये एक्ट हमारी पावरफुल हुई है, राइट? क्यों ये एक्ट आई? दिस एक्ट केम इनटू फोर्स टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजैक्शंस।
बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करना, और ये जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो फ्रॉम बेनामी ट्रांजैक्शंस, इसके ऊपर अधिकार लेना, द राइट टू रिकवर दिस बेनामी प्रॉपर्टी, और इससे जुड़े हुए जितने भी इंसिडेंटल एंड नेसेसरी मैटर्स होते हैं उन सब के साथ डील करना। वंस अगेन आई रिपीट, हमारी ये एक्ट क्या है? इट इज ऑल अबाउट बेनामी ट्रांजैक्शंस, राइट? कब आई? 5 सितंबर 1988 को। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। क्यों आई? इसलिए आई ताकि बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट कर सके और उससे जुड़े हुए जो प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर सके, साथ साथ उससे जुड़े हुए इंसिडेंटल मैटर्स में डील करने के लिए। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इस पूरे के पूरे एक्ट में 8 चैप्टर्स हैं एंड वी हैव इन टोटल 72 सेक्शंस, राइट? चलिए एक एक करके अब हम सारे पहले की टर्म्स पढ़ेंगे, द मीनिंग कि हमारे बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी दार, बेनामी ट्रांजैक्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं। बट एज आई टोल्ड यू कि हमारे इंडिया में क्या रहा है, कस्टम रहा है कि फादर के नाम के प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, वाइफ के नाम पे, पेरेंट्स के नाम पे। सो दिस इज अ कस्टम व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी स्पॉइल्ड, दिस इज एन एक्सेप्शन। यूजुअल चीज क्या है? जिसका पैसा, जो पैसा दे रहा है प्रॉपर्टी उसी के नाम पे होनी चाहिए। बिना नाम की प्रॉपर्टी या किसी दूसरे के नाम की प्रॉपर्टी को भी हम बेनामी बोल रहे हैं। कोई फिक्टिशियस नाम है, मतलब वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको भी हम बेनामी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमको सिर्फ बेसिक इतना ही पता, एकदम लेमैन की तरह हम शुरू करने वाले हैं एंड जब तक हम पूरी एक्ट के एंड तक पहुंचेंगे तब तक आप देखोगे, अपने आप को फील करोगे कि नाउ आई एम एन एक्सपर्ट। ब्रिंग इट ऑन, कोई भी क्वेश्चन पूछो बेनामी का मैं बता सकता हूं, राइट? सो लेट्स नाउ बिगिन विद द की टर्म्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी एंड वी विल डिस्कस कि क्या ये बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, बट वंस वी आर डन विद द डेफिनेशन पार्ट, ओके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? बेनामी प्रॉपर्टी means any property which is a subject matter of a benami transaction and also includes the proceeds from such property. दो चीजें लिखी हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है बेनामी ट्रांजैक्शन का प्लस द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक एफडी बनाई, मेरे पास 5 लाख रुपए थे ब्लैक मनी, वो 5 लाख रुपए मैंने एम्प्लॉय को दे दिए अपने, और एम्प्लॉय के नाम से मैंने एक एफडी क्रिएट करवा दी। वो एफडी क्या हो गई? एफडी इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब कोई भी तरीके का एसेट हो सकता है, तो एफडी क्या हो गई? एक प्रॉपर्टी हो गई, वो बेनामी प्रॉपर्टी है। एफडी से इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वो भी बेनामी प्रॉपर्टी है, वो भी बेनामी प्रॉपर्टी है। सो इट इज नॉट ओनली द एफडी बट ऑल्सो द प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी which can be interest also. But इस पूरे definition में there's yet another term known as बेनामी transaction. अब ये बेनामी transaction क्या होता है? हमने समझ लिया है, but we need to understand the definition also. So बेनामी transaction they're basically divided into 4 parts. 4 तरीके के ट्रांजैक्शन को आप बेनामी ट्रांजैक्शन बोलोगे according to the definition covered under section 2 clause 9 of the act, right? तो अब हम देखते हैं हमारे 4 ट्रांजैक्शंस कौन से हैं जो बेनामी कहलाते हैं। वी आर डिस्कसिंग बेसिकली दिस पार्ट, बेनामी ट्रांजैक्शंस, ठीक है? सबसे पहला, जहां पे कंसीडरेशन किसी और ने दिया है और वो पर्सन किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। कंसीडरेशन किसी और ने दिया है और वो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये 2 चीजें हमारे यहाँ पे कवर होती हैं। दोनों कंडीशंस कंप्लाई होंगी तब हम मानेंगे कि हमारा ये ट्रांजैक्शन बेनामी है। कौन से? अच्छा, पहले आई एम मेकिंग द चार्ट, आप इसको ड्रॉ कर लो साथ में और उसके बाद विल डिस्कस, ठीक है?
a transaction where property transferred ट्रांसफर्ड की जगह आप हेल्ड भी लिख सकते हो या हेल्ड ऑब्लिक ट्रांसफर्ड दोनों लिख सकते हो। सो ये हमारे 4 केसेस हैं और बेनामी ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये हमारे बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं। देखो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लोग क्यों ऐसा करते हैं क्यों नहीं करते हैं। पहले हम एनालाइज करते हैं चारों सिचुएशन। सबसे पहला केस हम बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन विद प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वन पर्सन एंड कंसीडरेशन इज बाय सम अदर पर्सन। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वाइफ आपको बोलती है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होनी चाहिए एंड हस्बैंड इज कंफ्यूज्ड बिटवीन कि हम देश की सरकार की सुने या घर की सरकार की सुने, राइट? क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूं अगर सपोजेडली द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय वाइफ एंड द कंसीडरेशन इज पेड बाय हस्बैंड, तो ये क्या हो गया? इस क्लॉज में आ गया, राइट? Transaction where property is held by one person and consideration by other, and it is for immediate or future benefit of the person providing consideration. Of course, जो property है वो husband के भी benefit के लिए है ना। husband को भी तो future में या immediately भी, अगर आप उस घर में रह रहे हो तो आपको immediately benefit मिल रहा है उससे। Supposedly आप ही उस घर में रह रहे हो, you are staying in that particular house, पर वो है आपकी वाइफ के नाम पे, who is not staying here for as of that matter, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये तो इस क्लॉज में फॉल कर जाएगा एंड दिस विल अमाउंट टू बीइंग अ बेनामी ट्रांजैक्शन। तो ये तो हर घर में हो रहा है मैम, आप आज अचानक उठ के हमें ये बता रही हैं कि ये बेनामी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज एन एक्सेप्शन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ये हमारी कस्टमरी प्रैक्टिस है, दिस हैज बीन हैपनिंग एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। द गवर्नमेंट हैज एन ऑल टुगेदर नो ऑब्जेक्शन कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लेता है तो कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं। एचयूएफ है,
HUF होता है, HUF का आपने नाम सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब आफ्टर मैरिज आपकी एक फैमिली बन जाती है, सो यू हैव दैट पावर टू, आप इसको लीगली इनकम टैक्स में क्रिएट कर सकते हो, तो आपकी एक लीगल एंटिटी बन जाती है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें आप अपना एक सेपरेट नाम से बिजनेस भी कर सकते हो। मतलब आपका एक अलग बिजनेस, आपकी वाइफ का एक अलग बिजनेस, आपका चाइल्ड एक माइनर है और आपका एक HUF भी है जिसमें आपका एक अलग बिजनेस चल रहा है। वो कर कौन रहा है? ऑफ कोर्स द फैमिली मेंबर्स ओनली आर डूइंग, हस्बैंड वाइफ मिलके ही वो भी बिजनेस चला रहे हैं। बट ये एक टैक्स प्लानिंग का तरीका होता है कि HUF आप सेपरेट क्रिएट करके क्या कर सकते हो, अलग बिजनेस रन कर सकते हो। तो उसकी इनकम अलग अकाउंट होती है, उसके टैक्स स्लैब अलग मिल जाता है, आपके इनकम में वो चीज क्लब नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपने ही नाम से 2 बिजनेस करोगे तो दोनों आपके में क्लब होगा, राइट? सो दैट इज अ थिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब अगर HUF के फंड्स इकट्ठा हो गए, HUF में 50 लाख रुपए बन गए, अब HUF में 50 लाख रुपए आए, 50 लाख से हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और अगर वो प्रॉपर्टी मैंने कर्ता के नाम में खरीद ली, मतलब हस्बैंड ने अपने नाम पे खरीद ली, तो क्या नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं कर सकते मैम, तो HUF बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। फिर क्या HUF कौन होगा? HUF का ओनर क्या होगा? सो वो एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन, ठीक है। See, if a कर्ता और a member of Hindu undivided family, मतलब उसके जो 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन किसी मेंबर के नाम पे या वो कर्ता के नाम पे अगर आपने वो प्रॉपर्टी ली है, and the property is held for the benefit of other members in the family, and the consideration for such property has been provided or paid out of the known sources of HUF. Once again I repeat, ये सिचुएशन समझ में आई, यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। इन केस ऑफ HUF के फंड्स थे, मतलब कंसीडरेशन इज पेड आउट ऑफ HUF, पर वो खरीदा किसने है, किसके नाम पे है? HUF के फंड्स हैं, हमने मान लीजिए हस्बैंड के नाम पे, वाइफ के नाम पे, किसी के भी नाम पे ले लिया, मतलब कर्ता के या उसके किसी भी मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, तो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे, कंसीडरेशन किसी और ने दिया, एंड इट इज हेल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, it is held for the benefit of everyone including the one who provided consideration. So that means ये पूरा का पूरा इस clause में fall कर रहा है, but through the act, through the section, it is provided as an exception. तो HUF के केस में HUF के फंड से आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी in the name of कर्ता और any other family member, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि a person standing in fiduciary capacity, which includes depositories also. Fiduciary capacity. What do you mean by fiduciary capacity? आपने शायद डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा, तो उसमें यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि एक डिपॉजिटरी होती है। डिपॉजिटरी क्या होती है? कंपनी अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है, एंड इट इज हेल्ड विद द डिपॉजिटरी। It is held with a depository. कंपनी ने शेयर्स प्रोवाइड किए X, Y और Z को, पर कंपनी के रिकॉर्ड्स में X, Y, Z का नाम नहीं है। कंपनी के रिकॉर्ड्स में डिपॉजिटरी का नाम है, डिपॉजिटरी उनके बिहाफ पे शेयर्स होल्ड कर रही है। whenever shares are converted और shares are held in the डीमैट फॉर्म, तो क्या होता है, कंपनी के रिकॉर्ड्स में आपका नाम नहीं होता है, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में आपका नाम होता है एज बेनिफिशियल ओनर। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। इसका मतलब क्या है? पैसे आपने प्रोवाइड किए हैं, द कंसीडरेशन इज पेड बाय यू, बट द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी, बट this property held by the depository or these shares held by the depository are in fiduciary capacity. fiduciary capacity का मतलब क्या होता है? in trust, मतलब आपके बीच में there is a contract of trust, हमारे बीच में एक विश्वास का contract होता है, right?
सो दैट इज हाउ इट इज अलाउड, उस तरीके से अलाउड होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी आपको दी, जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में हैं, ठीक है, सो मेरे पास कोई एक प्रॉपर्टी है जो मैंने ऑब्टेन की है। अगर मैंने प्रॉपर्टी वो ऑब्टेन की है और मैंने किसी और को पास ऑन कर दी फॉर सम पर्पस, ठीक है, मैंने कहा कि इस फायदे के लिए चलो आप ये यूज क्या करो, ऐसा क्या करो, दैट मीन्स आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, राइट। ट्रस्ट में होता है ना कि ट्रस्ट में प्रॉपर्टी कोई और होल्ड कर रहा है और बेनिफिशियरी कोई और है। इट हैपेंस इन द केस ऑफ ट्रस्ट, प्रॉपर्टी कोई और होल्ड कर रहा है, बेनिफिशियरी कोई और है, उसके बिहाफ पे वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ना, तो वो अलाउड है। सो इट कैन हैपन इन द केस ऑफ ट्रस्ट, इट कैन हैपन, जैसे मैंने अभी आपको डिपॉजिटरी के बारे में कहा, ये सारी की सारी चीजें आपके फिड्यूशरी कैपेसिटी में कवर हो जाती हैं। सो अगर वो फिड्यूशरी कैपेसिटी का बीच में कहीं कॉन्ट्रैक्ट आता है तो इट इज पॉसिबल कि कंसीडरेशन किसी और ने दिया है और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है, पर जिसने कंसीडरेशन दिया है उसी के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी किसी और ने होल्ड की हुई है, जैसे ट्रस्टी के केस में भी होता है। नेक्स्ट वी हैव any person being an individual in the name of his spouse, the most awaited point, right, or in the name of any child of such individual, and the consideration has been provided out of the known sources of the individual. यहाँ पे भी HUF का कोई ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगेन जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, held by spouse or children, held by spouse or children. Do you get my point? Spouse or children, मेरे पास spouse does not necessarily mean wife, ठीक है, हाँ, it can be the husband or wife, right। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास कुछ फंड्स हैं और वो चाहते हैं कि वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे, हम बैंक अकाउंट खोल देते हैं, हम कोई एफडी करा देते हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हैं, हम कहीं लैंड पे इन्वेस्ट कर देते हैं, किस लिए, फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। हमको लगता है कि हर किसी के नाम पे कुछ कुछ लेना चाहिए और इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू क्लब इनटू योर ओन हैंड्स, राइट। और वैसे हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, इनकम पे तो हम टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट, इट इज अ नोन इनकम, इट इज अ डिक्लेयर्ड इनकम, हमारा इनकम का सोर्स नोन है। तो हम चाहें तो हम वाइफ के नाम पे या वाइफ अपने हस्बैंड के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, चिल्ड्रन के नाम पे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, विच इज अलाउड, विच हैज बीन एडेड एज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, अगेन रिलेटेड टू फैमिली। Any person in the name of his brother or sister or lineal ascendant or descendant, where the names of brother or sister or lineal ascendant or descendant and the individual appear as joint owners in any document and the consideration has been provided out of known sources of individual. इनके नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आप ले सकते हो। मान लीजिए आपको अपने भाई के नाम पे प्रॉपर्टी लेनी है, आपने बहुत अच्छा सब चीज बना लिया है, सब चीज कर लिया, आपके पास 2-3 घर हैं, यू स्टिल हैव इनफ मनी टू बाय मोर प्रॉपर्टी, तो आपको लगा चलो एक प्रॉपर्टी मैं अपने भाई के नाम पे खरीद देता हूँ। भाई के नाम पे आप खरीद सकते हो, ठीक है, या तो आप भाई को खरीद के गिफ्ट कर दीजिए इफ यू वांट इट टू हैपन दैट वेज, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है, तो आप गिफ्ट डीड बनाते हो और आप गिफ्ट कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे ही अपने कंसीडरेशन से भाई के नाम पे प्रॉपर्टी डायरेक्टली खरीदोगे तो वो अलाउड नहीं होगा, वो यहाँ पे बेनामी कहला जाएगा, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज बेनामी। सो यू कैन डेफिनेटली गिफ्ट, यू कैन गिफ्ट मनी ऑल्सो। इनकम टैक्स एक्ट में आप कितना भी पैसा गिफ्ट कर दो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप अपने भाई को गिफ्ट कर रहे हो तो। पर अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो तो भी आप एक्वायर कर सकते हो, बट इन द जॉइंट नेम एंड आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल।
We are here talking about any lineal ascendant or descendant. ये हस्बैंड, ये वाइफ और ये उनके बच्चे, इनके नाम पे तो आप ले ही सकते हो. इसके साथ साथ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन, इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब ऊपर नीचे कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है. लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट इन द सेम हियरार्की, उनके लिए आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, बट साथ साथ आपका खुद का नाम होना चाहिए. नॉट फॉर दीज पीपल. स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए कैसे भी हो सकता है. लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट के लिए अगर आप जॉइंट ओनर हो तो आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो इनके नाम पे भी. ठीक है. इज दिस क्लियर? सो हमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो ट्रांजैक्शन बेनामी कहलाएगा अगर, here I'll write jointly held by bro or sis or ascendant or descendant. Of course आपके सब जगह sources of income known होने चाहिए. That means अगर आपने वाइफ के नाम पे ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो 10 लाख रुपए मिले थे या 5 लाख रुपए जो मुझे मिले थे ब्लैक मनी, वो मैं अपनी एम्प्लॉय को ना दे के अपने हस्बैंड को दे दूं और उनके नाम पे एफडी करा दूं, तो वो बेनामी नहीं कहलाएगा. वो भी बेनामी कहलाएगा. क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम नोन नहीं है. मतलब मैंने ब्लैक मनी किया है किसी के नाम पे. तो दो चीजें आती हैं. पहली बात, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम नोन होने चाहिए, और दूसरी बात, इन केसेस में आप किसी और के नाम पे ले सकते हो. अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पे ही प्रॉपर्टी लेनी है. ठीक है. गिफ्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो व्हेन एवर यू आर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन जहां पे प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे है और कंसीडरेशन किसी और के नाम पे है, और जिसके नाम पे कंसीडरेशन है, मतलब जिसने कंसीडरेशन दिया है, उसके फायदे के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ गिफ्ट. सबसे पहली बात, दिस इज नॉट अ गिफ्ट. आपने ऐसा नहीं किया है कि आपने भाई को दिला दी है प्रॉपर्टी, वो गिफ्ट के कैटेगरी में चला जाएगा. ठीक है. तो भाई यूज करे, भाई के बेनिफिट के लिए, हर एक चीज ऐसी नहीं है. वो आपके खुद के बेनिफिट के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आज या कभी फ्यूचर में आपका बेनिफिट छुपा हुआ है. सो उस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा? एक बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगा. इन these are the exceptions जब वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा. I hope this is clear. Next we move to in fictitious name. In fictitious name बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि देखो, पहले क्या हुआ करता था, हमारे पास लिमिट है एग्रीकल्चर लैंड पे भी कि इतना ही एग्रीकल्चर लैंड एक पर्सन होल्ड कर सकता है. अब मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे लैंड खरीदना है और एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, तो मैंने कहा चलो किसी के भी नाम पे ऐसे डलवा देते हैं. तो कोई ऐसा पर्सन जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसमें मैंने ही कुछ साइन कर दिया है और मैं ही उसकी ओनर बन गई हूँ, मेरे पास ही सारी राइट्स हैं, बट मेरा नाम नहीं है. वाई? बिकॉज मैं अपना नाम नहीं लिख सकती. आई एम बाउंड बाय द लॉज. मैं क्या बताऊंगी कि मेरे पास पैसे कहां से आए? तो मैंने अपना नाम ना लिख के कोई एक फिक्टिशियस नाम लिख दिया. फिक्टिशियस मतलब somebody who is only my imagination. आप फिक्शन बुक्स पढ़ते हो ना, फिक्शन बुक्स मतलब क्या होती है? स्टोरी बुक्स. स्टोरी मतलब कुक्ड स्टोरी, नॉट रियल लाइफ, राइट? इट इज नॉट रियल लाइफ, इट इज प्योरली अ वर्क ऑफ फिक्शन. वैसे ही अ फिक्टिशियस नेम विच इज प्योरली अ वर्क ऑफ फिक्शन. कोई एक नाम सोचा, जो पसंद आया वो रख दिया. ऐसा कोई एग्जैक्ट रियल पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है. तो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं है. ओके. सो ऐसी भी हमारी सिचुएशन हो सकती है. सो अगर कोई फिक्टिशियस नाम पे प्रॉपर्टी है, पहले बहुत हुआ करती थी. इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एक्चुअली जो लैंड वगैरह है बहुत फिक्टिशियस नाम पे होते थे. सब बेनामी प्रॉपर्टी है, पता नहीं किसकी है, क्या है, कुछ किसी को पता नहीं है. जो वहां पे है उसकी यूज करता जा रहा है. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए अब क्या किया गवर्नमेंट? अच्छा, किसी को नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी, चलो ये सरकार की हुई.
तो अब गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के थ्रू पावर्स आए तो लोग भी निकल के आ रहे हैं, लोग और जागरूक हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये तो ऐसे मेरी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। पहले इसके लिए कोई लॉ नहीं हुआ करता था, तो पहले आप जितनी मर्जी बेनामी प्रॉपर्टी रखो, कौन पूछने जाने वाला है? ठीक है किसी की, है कोई गीता देवी? क्या करना है आपको, राइट? हम रह रहे हैं, हमें कौन पूछने वाला है? आपके पास पावर होगी तब ना आप इंक्वायर कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। यू डिड नॉट हैव पावर, अब है। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन है where the owner of property denies ownership। ओनर है प्रॉपर्टी का, बट वो मना कर रहा है कि हमारी नहीं है। जब मोनेटाइजेशन हुआ, सॉरी आई वुड से डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो ये चीज बहुत ज्यादा, तभी ये एक्ट भी आई और तभी ये चीजें भी आई। क्या होता था, गवर्नमेंट ने लिमिट निकाली कि एक अकाउंट में आप 2.5 लाख, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, एक अकाउंट में आप 2.5 लाख 2.5 लाख ही डिपॉजिट कर सकते हो विदाउट एनी इंक्वायरी। तो उसमें कुछ नहीं होता था इंक्वायरी। नाउ पीपल वर लुकिंग फॉर सच अकाउंट्स। सो हमारे जो भी हेल्पर्स हैं, ठीक है, इन एनी फॉर्म, जो हमारे हाउस हेल्पर्स हैं या जितने भी हमारे लोग हैं, ठीक है, हम उनको ढूंढते रहे और उनसे पूछते रहे कि आपके तो अकाउंट में अभी कुछ डिपॉजिट नहीं हुआ होगा, अकाउंट है क्या आपके पास? अच्छा कल एक काम करिएगा ना, अकाउंट डिटेल्स दे आइएगा। अब सम पीपल आर सो हम्बल, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, तो वो बोलेंगे अच्छा अच्छा दीदी, ठीक है दीदी कल ले आएंगे। तो वो कल ले आएंगे अपने अकाउंट डिटेल्स, और हम क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं? उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए हमने। हमारा तो क्या हो गया, वो सारा का सारा फंड्स यूज हो गया, हमें जो करना था वो हो गया। बट अगर आप उनसे जाके पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे, अरे हमारे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कुछ तो ऐसे होंगे जो खुशी से पागल हो जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हाँ ये तो मेरे ही है, वो मैंने जोड़ जोड़ के ना बचपन से जोड़े थे, माँ ने दिए थे, बापू ने दिए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? एंड सम पीपल विल बी लाइक वी डोंट नो, हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये पैसे किसके हैं और कहाँ से आए, हमारे तो नहीं है। सो दैट मीन्स कि जिसके पास वो फंड्स हैं वो खुद डिनाई कर रहा है, वो मना कर रहा है कि ये मेरे नहीं है, आई डोंट ओन दिस। तो इसका मतलब ये किसके हैं? हाउ डू वी ट्रेस इट? ये किसके हैं? देखो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर सजा, आपको सजा मिलेगी, आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, आपको ढूंढा जाएगा कि ये पैसे किसके हैं और आपको ढूंढा जाएगा। दैट मीन्स यू आर द बेनिफिशियल ओनर, आपको ट्रेस भी कर लेगी गवर्नमेंट और आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगा देगी। पर साथ साथ वो जो 2.5 लाख रुपए हैं उसका अधिकार मिल जाता है गवर्नमेंट को अपने पास रखने का। सो गवर्नमेंट नाउ गेट्स द राइट टू कॉन्फिस्केट दैट मनी ऑल्सो इफ यू आर अनएबल टू सेटिस्फाई गवर्नमेंट कि ये सोर्सेस कहां से थे, ये पैसा कहां से आया। ठीक है, सो यू गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है विद द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी डिनाइज ओनरशिप। आपने किसी के नाम पे प्रॉपर्टी ली है, उस पर्सन से पूछो तो बोलेगा मेरी तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। वहां पे होता है ना, कभी आपने फॉर्जरी कर लिया या किसी से डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन कर लिए, उसके फॉर्ज साइन कर लिए, उसके नाम से प्रॉपर्टी कर दी, उसके नाम से अकाउंट खुलवा दिया, उसके नाम से एफडी बनवा दी, वो बोल रहा है मुझे नहीं पता ये सब क्या है। अगर है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट है नहीं ऐसा। तो ये भी सिचुएशन क्या हो गई, बेनामी ट्रांजैक्शन की सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट वी हैव द पर्सन प्रोवाइडिंग कंसीडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। हम उस पर्सन को नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं जो एक्चुअली पैसे प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर ये 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए तो हमें ये तो पता चल गया कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, बट इस सिचुएशन में भी हम नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं कि ये पैसे दिए किसने हैं। यहाँ पे अगर वो डिनाई नहीं भी कर रहा है, मान लीजिए वो बोलता है कि नहीं नहीं ये पैसे तो हमारे ही हैं, बट वो बता नहीं पा रहा है कि ये पैसे कैसे आए, ये पैसे किसके हैं। दैट मीन्स व्हेन वी आर नॉट इवन एबल टू ट्रेस द पर्सन कि किसने कंसीडरेशन प्रोवाइड किया है और क्यों किया है। हो सकता है उसने आपको गिफ्ट किया हो, अगर उसने आपको गिफ्ट किया है तो आपके हैंड्स में मान लो आपकी बिलो टैक्सेबल है, सब चीजें हैं, तो ठीक है आपके ऊपर नहीं भी लगेगा। तो क्यों दिया है तभी ना पता चलेगा, पर पहले ये तो पता चले कि दिया किसने है। अगर यही नहीं पता चलेगा कि किसने दिया है तो हाउ विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई फर्दर थिंग्स, राइट? सो हमारे ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाते हैं।
इसके अलावा एक बात और बोली जाती है जो कहीं ना कहीं 53A सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रिफर्ड है। उसमें क्या बोला हुआ है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, मान लो मैं कोई लैंड खरीद रही हूं या मैं कोई फ्लैट खरीद रही हूं, फ्लैट के केस में क्या होता है, आपको पोसेशन मिल जाता है, ठीक है, या आप अपना इंटीरियर कराना शुरू कर देते हो, सब चीज करना शुरू कर देते हो, आपने एडवांस दे दिया, आपने पेमेंट भी दे दी, बट रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। होता है ना, बहुत सिचुएशन में रजिस्ट्री अभी होगी, चलो 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, हम तब कराएंगे, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। यू हैव द राइट, दैट मीन्स द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय यू, द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली इन द रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय द बिल्डर। प्रॉपर्टी अभी किसके पास है, बिल्डर के पास है, पर उसका कंसीडरेशन आपने दिया है, पैसे आप दे चुके हो, आप ही के फायदे के लिए, फिर भी वो प्रॉपर्टी बिल्डर के पास है या प्रॉपर्टी किसी और के पास है। क्यों? क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो इसमें तो एक्सेप्शन में लिखा नहीं हुआ है। तो क्या ये बेनामी कहलाएगा? हम ऐसे कैसे आप इसको बेनामी कह दोगे, हम सबकी जिंदगी उस पर टिकी रहती है। मोस्टली पीपल की लाइफ ऐसी होती है ना, सब दे दिया है, अभी रजिस्ट्री होगी, अभी ये होगा, अभी वो होगा। दैट मीन्स पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर कंसीडरेशन आपने दे दिया है, आपने उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी दे दी है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड, एग्रीमेंट टू सेल वगैरह हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारे बीच में, पर फिर भी अभी उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, या कंटिन्यू अभी कुछ ऐसा है, पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन, वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। ये चारों इंस्टेंसेस आपके बेनामी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे, ये आपके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। मेरे नोट्स में आपको मटेरियल में दिख रहा होगा कि मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जस्ट टू चेक कि क्या ये बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है जिसने एक घर खरीदा 20 लाख रुपए में, इन द जॉइंट नेम ऑफ हिज ब्रदर एंड हिमसेल्फ आउट ऑफ अननोन सोर्सेस ऑफ इनकम। एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है। मैम यहाँ पे तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, जब मैंने पर्सन बोला है तो इट इंक्लूड्स रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इंडियन बोथ, अभी उसको भी हम देखेंगे। तो अगर उस पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब पैसा उसने दिया है, पर प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, उसके और उसके भाई दोनों के नाम पे है, मतलब प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय हिज ब्रदर। अगर हम उसकी हाफ प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय हिज ब्रदर बट द कंसीडरेशन इज पेड बाय हिम, तो इसमें फॉल करता है। पर एक्सेप्शंस में हमने देखा है कि अगर जॉइंटली आपका भाई होल्ड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट विल बी एन एक्सेप्शन एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। पर एक बात हमने और पढ़ी थी, और वो पढ़ी थी कि जो पैसे होने चाहिए, जिस पैसे से, जो कंसीडरेशन आप जहां से दे रहे हो, दैट शुड बी नोन सोर्स ऑफ मनी। यहां पे क्या लिखा है, अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और इससे आपने जो हाउस खरीदा वो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी। और उस हाउस को अगर आपने रेंट पे दे दिया और उससे आपको रेंट प्रोसीड्स मिलते हैं तो वो भी बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी। डू यू गेट माय पॉइंट? पर अगर मान लीजिए उसने ये पेमेंट की होती अपने एनआरई अकाउंट से, ठीक है, जो, हाँ, तो अगर नॉन सोर्सेज ऑफ फंड्स है तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता। अगर मान लीजिए किसी ने घर बेचा, ठीक है, और जो उसके खुद के नाम पे था, पर उसके, या फिर मान लीजिए किसी और के नाम पे एक घर है, मिस्टर एक्स के नाम पे एक घर है, मिस्टर वाई ने वो घर बेचा और उससे जो पैसा आया वो अपने अकाउंट में रख लिया, तो क्या ये बेनामी ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल बेनामी ट्रांजैक्शन है। वाई? बिकॉज जिस उनका घर था, जब हम परचेज की बात कर रहे हैं तो हम सेल की भी बात कर सकते हैं ना। एक्स का घर था तो बिका, तो उसका पैसा एक्स को मिलना चाहिए, आपको क्यों मिला? आपने अपने पास क्यों रखा? अगर आपने अपने पास रखा मतलब वो जो घर था वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट के लिए था, मतलब वो जब खरीदा गया होगा तो
पूरा का पूरा पिक्चर हमें क्लियर हो गई। सो अगर सेल में भी ऐसा होता है तो भी वो बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो आई होप बेनामी ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपको क्लियर है। I hope you have understood what बेनामी ट्रांजैक्शन is all about. This is very important, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा क्रक्स है पूरे के पूरे एक्ट का. So once you've understood what बेनामी ट्रांजैक्शन means, then only we can proceed with the act. Still we have a lot of terms to discuss.